आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर, और इसके साथ साथ आज हम दुबई पर भी बात करेंगे, यूएई पर भी बात करेंगे, क्योंकि अब यूएई का बॉयकॉट किया जा रहा है। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, वजह क्या है, और क्या अब सऊदी अरब हो या यूएई हो या इस तरह के मुल्क, क्या अब उनका बॉयकॉट मुसलमान करेंगे? क्योंकि अभी तक जो खबर आई थी वो ये कि इजराइल का बॉयकॉट मुसलमान कर रहे थे, लेकिन ये पहली बार शायद ऐसा होने जा रहा है कि अब बाकायदा यूएई का बॉयकॉट और हक के लिए ये आवाज उठी। तो आखिर कौन लोग हैं जो यूएई का बॉयकॉट कर रहे हैं? क्या ये माना जाए कि ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, अहम खबर है? और क्या इसके बाद सऊदी अरब का नंबर आएगा, तुर्की का नंबर आएगा? ये बाइकॉट क्यों, किस लिए? इस पर आज हम बड़ी बहस करेंगे, बड़ी बातचीत करेंगे और आपको अपडेट भी करेंगे कि आखिर ये बाइकॉट जो है वो क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है वो हम बताएंगे आपको। और इसके अलावा दूसरा जो कि मोसाद, आईडीएफ, हाई अलर्ट पर, इजराइल पर फिर हमले का खतरा, ईरान ने रची साजिश ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन यह बात तय है कि एक बार फिर मिस्र हो, तुर्की हो, कतर हो, ये नाकाम हुए हैं। इन्हीं की कलम से जंगबंदी हुई थी गजा में, लेकिन जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? कौन अब गजा के लोगों को मार रहा है जंगबंदी के दौरान? इजराइल। लेकिन क्या कोई बोल रहा है? सिवाय बयान के क्या कोई एक्शन ले रहा है? अब यह खबर है कि ईरान फिर एक बार, और याद रखिए कि खलीफा बनना चाहते हैं रजब तैयब अर्दगान, मुसलमानों पर अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं ये अरब लीग वाले, सऊदी अरब। लेकिन जब बात करने का मौका आता है, जब जवाब देने का मौका आता है, तो ये चुप्पी साध लेते हैं, ये खामोश हो जाते हैं। तो फिर ये बताइए कि कौन हीरो बनेगा, किसका चर्चा होगा? 57-56 बहनों का इकलौता भाई, ये जो नारा चला था, ये कौन चला रहा था और क्यों चला रहा था? ये बहुत अहम सवाल है और इस पे हम बात करेंगे। लेकिन ये जो दुबई वाला, मैं एक एक करके देखिए, क्योंकि कई बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें, मैं सोच रहा हूं कि वो तमाम खबरें आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये खतरा जो है, आखिर यहां तो आपको खतरा है, आप तो हमला ही कर रहे हो। ये जो आप गजा में लोगों को मार रहे हो, ये कौन सा, क्या ये आतंकी हमला नहीं है? किस डिफेंस में मार रहे हो, किस वजह से मार रहे हो? जब जंगबंदी है तो आप लेबनान पे अटैक कर देते हो, आप जो है गजा पे फिर से अटैक कर रहे हो, आप जहां चाहते हो वहां निहत्थे लोगों पे आप मार रहे हो, और ये कह रहे हो कि ईरान साजिश रचा है तो करो ईरान पे हमला, दम है तो करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कीजिए, आप मिल जाएगा सबक। मैं इन तमाम जो बड़े इश्यूज हैं इन पे मैं बात करूंगा, क्योंकि कई तरह की सुर्खियां चल रही हैं और मैं इसकी डिटेल दे देता हूं। हमारे साथ आज प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत साहब जुड़ेंगे, जो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं। इसके अलावा और मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन मैं खास तौर से भी बीच में बता रहा हूं, यहां इजरायली वजीर आजम का इकदाम कैदियों के खिलाफ इंतहा पसंदी की अलामत है। हमास की तरफ से आज बयान आया, जिस तरह का सलूक किया जा रहा। तहरीक हमास के सीनियर रहनुमा महमूद मरदावी ने कहा कि इजरायली हुकूमत की दाखिली सलामती के इंतहा पसंद वजीर इतमार बिन गवीर का कैदियों का वीडियो जारी करने का इकदाम फिलिस्तीनी कैदियों के खिलाफ इसके जारहाना इकदाम के तसलसल का सबूत है। और कल जो बड़ी ऑफिसर थी इजराइल की, कल उसने एक वीडियो जारी, परसों कुछ दिन पहले वीडियो जारी किया था, कल उसने अपना इस्तीफा दे दिया। ये वहां की खबर है। आइए मैं सबसे पहले
दुबई में आखिर ये क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, और ये क्या शुरुआत इसको मानी जाए। यहाँ पे मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों गुस्से की एक नई लहर उठी हुई है। हजारों लोग दुबई और अबू धाबी की यात्रा करने, अमीराती उत्पादों का बहिष्कार करने और यूएई से जुड़ी कंपनियों से दूरी बनाने की अपील कर रहे हैं। कह रहे हैं इनको छोड़ दो, इनका बाइकआउट करो, जैसे कि इजराइल का बाइकआउट आमतौर से देखा गया कि बड़ी बड़ी कंपनियों का, खुद हिंदुस्तान में भी कई सोशल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट वो जा करके बाइकआउट कर रहे हैं। हाँ, वो बाइकआउट कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे। तो इस तरह से वजह है। अब वजह क्या है? देखिए, पिछले 2 साल से अफ्रीकी देश सूडान में चल रहा विनाशकारी युद्ध यानी जंग, जिसमें यूएई पर विद्रोही अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ को समर्थन देने का गंभीर आरोप लगे हैं कि दरअसल ये इन्हीं का सपोर्ट है। सूडान में अप्रैल 2023 से सेना और आरएसएफ के दरमियान जंग जारी है। हाल ही में आरएसएफ ने उत्तर दारफूर की राजधानी अल-फशर पर कब्जा किया। यह सरकारी सेना का अंतिम गढ़ था। इसके बाद वहां जो हुआ उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। वीडियो में आरएसएफ लड़ाकों को निहत्थे नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की हत्याओं पर गर्व करते दिखाया गया। सैटेलाइट इमेजेस ने भी खून से सनी सड़कों और जलते घरों की भयावह तस्वीरें पेश की। इन्हीं तस्वीरों के बाद सोशल मीडिया पर बाइकॉट यूएई, बाइकॉट फॉर सूडान, ये हैशटैग लगा करके और सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है। तो आप ये देख लीजिए, ये क्या आप समझ रहे हैं सूडान तक महदूद रहेगा? वहीं के लोग ऐसा करेंगे। अभी जिस तरह से इजरायली कंपनी का कयाम यूएई में अमल में आया है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि बाकी देशों में ये शुरुआत, मैं इसको मानता हूं। मैं इसी में बात करूंगा। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में कहा गया है कि अबू धाबी आरएसएफ को हथियार और वित्तीय मदद दे रहा है। हालांकि यूएई इस आरोप को खारिज करता रहा है, लेकिन माहिरीन मानते हैं कि उसके सोने के कारोबार और सैन्य आपूर्ति नेटवर्क से आरएसएफ को ताकत मिलती रही है। सूडान के कई सोने की खदानें विद्रोही समूहों के नियंत्रण में, और इनसे निकला सोना यूएई के माध्यम से वैश्विक यानी आलमी बाजारों में पहुंचता है। यही वजह है कि कई लोग यूएई को जंग से फायदा उठाने वाला छिपा भागीदार, हिस्सेदार मान रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मैं इन्हीं पे चर्चा करूंगा। मैं अब प्रोफेसर अरविंद सिंह तजावत को स्क्रीन पर ले लेता हूं, और उसके बाद हमारे साथ फिरोज अहमद बख्श साहब जुड़ेंगे और मेहमान जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले प्रोफेसर अरविंद सिंह तजावत आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, और यही मैं बात करूंगा क्योंकि आप देखिए हालात जो है। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे प्रोफेसर तजावत सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके साथ साथ आप जो है मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, एक्सपर्ट के तौर पर आप देखे जाते हैं, और तमाम जो नेशनल हमारे चैनल हैं उस पे जाते हैं और गैर जानिबदार होकर के अपनी बात को रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और यही मैं प्रोफेसर तजावत, मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। मैं आऊंगा गाजा पर भी आऊंगा, ईरान पर भी आऊंगा, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं बाइकॉट, कम से कम मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार कि यूएई के सामानों का बाइकआउट किया जाए, वहां की कंपनियों का बाइकआउट किया जाए जो रिलेटेड, या इससे पहले क्या कभी आपने सुना है या क्या है? मैं चूंकि मैंने नहीं सुना। तो ये जो बाइकआउट है, इसको कितना इंपॉर्टेंस देंगे आप, कैसे देखते हैं प्रोफेसर तजावत? मुमताज साहब, बाइकॉट को इम्पोर्टेंस तो देना ही पड़ेगा, और यह बिल्कुल ठीक है कि किसी कंट्री ऐसे यूएई वगैरह और उसके सामानों का बाइकॉट मुस्लिमों द्वारा किया जाए एक मुस्लिम कंट्री के खिलाफ। ऐसा तो बहुत ही रेयर देखने को मिला, या देखने को ही नहीं मिला। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ये एक तरीके से वहां की हुकूमत को एक मैसेज है कि देखिए, आप जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है, और हम आपके खिलाफ हैं, हम आपकी चीजों का बाइकआउट कर रहे हैं, हम आपके डिसीजन का बाइकआउट कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से
असहमति जताने का तरीका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ऐसा होना भी चाहिए मुमताज साहब, तभी कम से कम वह कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन ना ला पाए बहुत तुरंत ही, पर इतना तो तय है कि कम से कम वह चीजों को रखने और कम से कम पॉलिटिकल अवेकनिंग में वह काफी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो मुझे एकदम बिल्कुल लग रहा है कि जो अवाम है और जो खासकर जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन है या मुस्लिम जो इंसानियत के हक में जो खड़ा है, अगर वह इन सब चीजों का बाइकआउट करता है तो मुझे एकदम ठीक ही लगता है मुमताज साहब जी। प्रोफेसर तजावत, असल में मैं जो है इस सूडान के इशू को, क्योंकि वहां भी 2 साल से ये हम देख रहे हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा से ये इस तरह से देख रहे हैं कि क्योंकि 2 साल से ज्यादा का वक्त गाजा में भी हो गया है। अभी इन तमाम हालात के बावजूद अभी आपने सुना होगा कि यूएई में बाकायदा इजरायली कंपनी एक वहां पे खोली गई है, उसको इनॉग्रेट किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी मुसलमानों में है। फिर जंगबंदी में तुर्की भी शामिल था, गाजा वो मिस्र भी शामिल था और कतर भी। इसके बावजूद आप देख लीजिए कि वहां पे अब तक यानी इस जंगबंदी के दौरान तकरीबन 200-250 लोग फिर मार दिए गए। वहां पे रोज इस तरह की कार्रवाई होती है और इनके रिलेशन वैसे ही बन रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं, सारा सामान जो है भेजा जा रहा है। तो मैं इस तरह से देख रहा हूं कि क्या ये एक शुरुआत है इनके बाइकआउट की, क्योंकि अगर देखिए इजराइल का बाइकआउट हुआ वो ठीक है, लेकिन अगर इन मुल्कों का बाइकआउट हो जाएगा, और मैं आपको बता दूं मोहम्मद अदीब साहब जो साबिक मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने क्या कहा कि मैं तो क्या करूं कि मैं तो सऊदी अरब का बाइकआउट मैं उम्रा हज करने नहीं जाना चाहता, मैं इतना नाराज हूं। अच्छा, कई लोग और मिले, कहा कि मैं इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहता, ये ऐसे लोग हो गए। हाँ, तो अगर मैं जाऊंगा तो सिर्फ अल्लाह के दरबार में जाऊंगा, बाकी इनसे कोई मेरा वास्ता नहीं होगा, मैं इनके पीछे नमाज अदा नहीं करूंगा। ये जो नाराजगी यानी बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा, इस बात को ये लोग समझ भी रहे हैं कि मुसलमानों में गुस्सा है कि आप चुप हो, आप खामोश तमाशाई बने हुए, आप किसी तरह की मदद नहीं कर रहे हो। तो अरविंद प्रोफेसर तजावत, क्या ये जो बाइकॉट है, क्योंकि पहली बार इस तरह से, क्या ये फैल सकता है, ये दूसरे मुस्लिम ममालिक तक ये भी चीज जा सकती है कि भाई इनका बाइकॉट करो? हाँ मुमताज साहब, देखिए बाइकॉट एक तरीके से अपनी जो पॉलिटिकल असहमति है वो जताने का एक तरीका होता है। और दरअसल बाइकॉट एक टूल होता है जिसके बाद में पॉलिटिकल अवेकनिंग आती है, जागृति आती है। क्योंकि जब लोग बाइकॉट करेंगे तो कंसर्न होंगे, जब बाइकॉट होता है तो पूछा जाता है कि आप क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो एक तरीके से ये बड़े पैमाने पर एक तरीके से सब में वो पैदा करने के लिए, कॉन्शियसनेस पैदा करने के लिए, पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए ये बाइकॉट किया जाता है। तो इसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल होता है। आप देख रहे हैं कि जो भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें भी बाइकॉट को एक तरीके से पॉलिटिकल टूल की तरह गांधी ने इस्तेमाल किया था। तो ये तो बहुत ही है, कम से कम उन हुकूमतों का बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ ना पाए, पर अगर कोई चींटी भी किसी के कान पर रेंगती है तब भी उसको इसका एहसास तो होता ही है। तो ये वाकई जो है वो काफी, और ये तो बिल्कुल ही बेशर्मिंदगी से जो लोग, ये यहाँ के लोग जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कितना मतलब मूर्खतापूर्ण है कि आप सीज फायर का एक तरफ नाटक कर रहे हो और उसके बाद में आप गाजा पे बम्बार्डमेंट कर रहे हो। बम्बार्डमेंट किन पे कर रहे हो? एक तो हम कितनी ही बार कह चुके हैं, कह कह के हम लोगों की जुबानें थक गई है कि वो बेकसूर लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन पे आप मतलब क्या साबित करना चाहते हो, जिनका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे ही पॉलिटिकल मुहिम से और उन तमाम चीजों से, बावजूद आप वहां पे कर रहे हो और बेकसूर लोगों को मार रहे हो। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी तरफ, अच्छा उसके बाद में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट वो काफी मतलब बेशर्मी से ये बोल देते हैं कि इसराइल और भी अटैक कर सकता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो। मतलब ये तो मुझे लगता है कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली ही चीजें हैं। और ऐसे में अगर हम बाइकआउट करें तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रतिक्रिया है और बहुत छोटी प्रतिक्रिया है। इससे भी ज्यादा बड़ी प्रतिक्रिया देने की जरूरत है।
इंसानियत के हक में। मुमताज साहब। बिल्कुल प्रोफेसर तजावत, वहां के लोग यही कह रहे हैं कि ये हक का साथ दुबई के लोग, यूएई के लोग, अरब के लोग नहीं दे रहे हैं, ये जालिमों का साथ दे रहे हैं और इसलिए इनके सामानों का हम बायकॉट करेंगे, यूएई जाने का बायकॉट करेंगे, दुबई। तो इस तरह का एक मैसेजिंग मुझे लग रहा है कि बहुत है और इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं। मैं इस पे और बात करूंगा जब मेहमान आएंगे, लेकिन मैं चलूंगा दरअसल इजराइल से। अब ये खबर आई है, मोसाद ने ये दिए कि साहब ईरान जो है वो साजिश कर रहा है और फिर से एक अटैक हो सकता है इजराइल के ऊपर। प्रोफेसर तजावत, ये साजिश हो रही है, अटैक कर सकता है, ये सब बातें, लेकिन आप तो अटैक कर रहे हो, आप तो नियतों को मार रहे हो, फिर आप ये तस्वुर करते हो कि आप पे कोई नहीं करेगा। हालांकि ईरान नहीं करेगा, ईरान ने इससे पहले भी पहल नहीं की थी। लेकिन तजावत, क्या लग रहा है इस तरह की बातें ये महज इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुनवाई शुरू हो गई है नेतन्याहू की। नेतन्याहू अदालत जाने से डर रहे हैं, उनको डर है कहीं उनको सजा ना हो जाए, तो इसलिए वो मतलब महाज जो है वो खड़ा रखना चाहते हैं। क्योंकि ईरान जो है, ठीक है, ईरान ने ये कहा है कि हम जो 12 दिन की जंग हुई थी वो दिन है और आज का दिन हम 2 गुना ताकत हो गए, हम बड़ी ताकत के तौर पे हैं। फिर अभी आप 500 मिसाइल का मटेरियल जो है उसने दिया है चीन ने, ये कल की खबर है। इसके अलावा न्यूक्लियर टेस्ट की खबर भी आ रही कि ईरान कर सकता है क्योंकि वो अब तमाम पाबंदियों से ऊपर उठ गया है। इसके अलावा रूस, चीन और ईरान, इनका गठजोड़ भी हो गया और डीडॉलराइजेशन की तरफ ईरान बढ़ गया। ईरान ने कहा है कि हम जो एलसी जिसको लोकल करेंसी कहते हैं उस पे हम सौदा करेंगे, ट्रेड करेंगे रूस से। तो ये तमाम चीजें, ये क्या आपको नहीं लग रहा है कि इजराइल या तो नेतन्याहू बेवकूफ बना रहे हैं सबको कि ईरान जो है वो अटैक करेगा, साजिश कर रहा है ये वो। तो भाई तुम ईरान पे अटैक करो ना, कर रहा है तो रोक दो। अगर तुम्हें साजिश, तुम इनको क्यों, गजब को क्यों मार रहे हो भाई? ईरान को करो हमला, क्यों नहीं करते हो ईरान पे प्रोफेसर तजावत? ईरान पे करने के खतरे हैं ना मुमताज साहब, उन्हें पता है, क्योंकि ये वो शेर है जो मेमने को मारने के लिए तैयार है। उनको पता है कि ईरान पे अटैक करने पे उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं और इसीलिए ये डरपोक लोग हैं, ये वो हिम्मत नहीं करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, मुझे लगता है कि जो खासकर हमारी हुकूमत है, उसने पता नहीं इज़राइल को लेकर पिछले कुछ डिकेड से अपनी क्या फॉरेन पॉलिसी बना ली है, वो समझ से परे है। देखिए, इस चीज़ को पूरा समझिए। अमेरिका ने हमारे एनर्जी सोर्सेस को लगातार उन्होंने स्क्वीज़ करने की कोशिश की है। इराक से हम एक बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम लाते थे। इराक पे अटैक किया गया, उसके बाद में उसको लूटा, नोचा-खसोटा और बंदरबाट हुई। उसके यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आई और एक-एक चीज़ लूट के ले गए इराक की। भारत को वहाँ से बाहर निकलना पड़ा, भारत के हित परेशान हुए। ईरान से भारत का जो गैस का जो होना चाहिए था, जो समझौता होना था, वो अमेरिका की वजह से डिले हुआ, मनमोहन सिंह जी साहब के टाइम में। हमारे एनर्जी जो सोर्सेज हैं वो वापस स्क्वीज हुए, वो वापस रुके वहां से। और अब ये लोग रशिया से हमें पेट्रोलियम खरीदने और उसके लिए मना कर रहे हैं। ईरान के जो चाबहार पोर्ट पे हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उस कंपनियों पे अमेरिका सैंक्शन लाद रहा है। इतना करने के बावजूद भारत सरकार को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि भारत का जो इंटरेस्ट है वो इन वेस्टर्न मुल्कों के साथ जाने में नहीं है। माना कि वहां पे बहुत बड़ा ट्रेड होता है, बहुत सारी है, तो आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढिए, लॉन्ग टर्म आप प्लानिंग करिए, तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकल ही आएगा। और अफ्रीका में आप एक्सपेंड करिए, वहां से देखिए अमेरिका, और वहां पे तो आपको हमेशा नुकसान ही होगा। तो केवल और केवल क्योंकि आप अपनी चीज़ों को देख रहे हैं। और हाँ, ये ठीक बात है कि कम से कम भारत का जो ऑपोजिशन है, वो इस चीज़ को समझ रहा है और वो कम से कम फिलिस्तीन के फ़ेवर में, उसके पक्ष में वो आवाज़ उठा रहा है। अब इज़राइल ने क्या किया कि भारत से दोस्ती कर ली, कुछ छोटी-मोटी चीज़ें उन्होंने भारत की तरफ उछाल ली, जिससे भारत पूरी तरीके से कैद हो गया। इधर अमेरिका हम पे टैरिफ लाद रहा है और इज़राइल पे हम इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों का लालच है। चाहे वो सिक्योरिटी सिस्टम में हो या चाहे वो एग्रीकल्चर में हो या छोटी-छोटी चीज़ों में उनको लगता है कि इज़राइल से टेक्नोलॉजी के नाम पर हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है। पर वो ये नहीं सोच रहे हैं कि गल्फ और इतने बड़ी चीज़ों पे हमारे इतने
काम करने वाले लोग हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए और यहाँ के जितने भी जो संजीदा लोग हैं, उनको भी भारत सरकार को आगाह करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में जो हमारा हित है, वो एक तरीके से रशिया, चाइना, ईरान और ये जो खेमा है, उसके साथ जाने में है। क्योंकि वेस्ट ने तो भारत और पाकिस्तान को लड़ाया ही है। वेस्ट ने तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट खड़े किए हैं और इस पूरे रीजन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। मुमताज साहब।